हेलो, आप सब कैसे हैं? तो चलिए आज हम लोग नया टॉपिक में डिस्कस करते हैं और आज का टॉपिक है आपका ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी आर द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स सच एज थिंकिंग, इमोशंस, डेवलपमेंट, सोशल बिहेवियर, लर्निंग, हेल्थ एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। देखिए, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका पेड़ जो होता है ना, तो पेड़ का बहुत सारा आपका डाल होता है ना। तो वैसे साइकोलॉजी आपका एक मेन डिसिप्लिन है, लेकिन उसके अंदर भी क्या होता है, बहुत सारा आपका एरिया होता है। और वो एरिया क्या करता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ को कवर करता है, ताकि हम लोग कुछ भी स्टडी करेंगे तो हम लोग उस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग डीपली कुछ स्टडी कर सके, है ना। जैसे कि आपका थिंकिंग हो गया, इमोशंस हो गया, डेवलपमेंट हो गया, सोशल बिहेवियर हो गया, लर्निंग हो गया, हेल्थ एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। एक इसको आसान भाषा में आपको अगर आप समझाने की कोशिश करें, यानी कि जैसे कि आपका इंडिया है ना, भारत। तो भारत के अंदर क्या होता है, बहुत सारा स्टेट होता है, और स्टेट के अंदर क्या होता है, बहुत सारा आपका शहर होता है ना। तो वैसे साइकोलॉजी क्या है कि आपका मेन सब्जेक्ट है ना, लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर भी बहुत सारा आपका ब्रांचेज होता है। ठीक है, तो वही आपका क्या हो गया, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। और ब्रांचेस का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो जितना भी जो एरिया है साइकोलॉजी का, डिफरेंट जो एरिया जो होता है, वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, डीपली किसी पर्टिकुलर चीज़ में हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहला आपका जो ब्रांचेस है आपका है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। दिस ब्रांच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन गेनिंग एंड यूजिंग नॉलेज, है ना। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है कि मेंटल प्रोसेसेस, है ना। जैसे कि आपका माइंड में कुछ ना कुछ आपका प्रोसेसिंग होता है, यानी कि प्रतिक्रिया होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ समझने की कोशिश करते हैं, कुछ अब याद करते हैं, अगर आप कहीं पर ध्यान लगा रहे हैं, तो आपका माइंड में क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ आपका प्रतिक्रिया होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एक एरिया है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी का सहारा लेते हैं ना। तो इसको एक स्पेसिफिक एरिया बना दिया है। जब आप मेंटल प्रोसेसिंग का स्टडी करेंगे, जब आप माइंड का स्टडी करेंगे, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका हो गया अटेंशन हो गया। जब आप ध्यान देते हैं, तो ध्यान जब देते हैं तो आपका माइंड में कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, जैसे कि परसेप्शन, अगर आप कुछ समझने का जब कोशिश करते हैं, तो आपका माइंड में कुछ ना कुछ आपका होते रहता है। मेमोरी हो गया, जब कुछ आप याद करने की कोशिश करते हैं। रीजनिंग हो गया, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। जैसे कि आप कोई मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या कोई फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होता है, बहुत सारा आपका दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है ना। कुछ भी आप सॉल्विंग कर रहे हैं, चाहे अर्थमेटिक हो, चाहे आपका डिवीजन हो, कुछ भी, है ना। तो आपका माइंड में क्या होता है, आपका ब्रेन में क्या होता है, कुछ ना कुछ एनालिसिस होता है, ताकि आप सोचते हैं, समझते हैं, फिर आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं। और डिसीजन मेकिंग, जब आप कुछ फैसला लेते हैं, जब भी आप फैसला लेंगे तो आप निष्कर्ष में पहुंचेंगे, आप कुछ डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप अंतर करेंगे। और ये चीज़ कहाँ कहाँ पर होता है, आपका दिमाग में होता है, आपका माइंड में होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल प्रोसेसिंग। यानी कि जब आप कुछ काम करते हैं, जब आप कुछ सोचते हैं, जब आप कुछ समझते हैं, या कुछ आप रिमेंबर करते हैं, तो आपका माइंड में कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल प्रोसेसेस। लेकिन जब इस चीज़ को जब हम लोग स्पेसिफिकली कुछ पढ़ने का स्टडी करते हैं, यानी कि हम लोग स्पेसिफिकली कुछ पढ़ने का कोशिश करते हैं, तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आपका, हाउ ए स्टूडेंट लर्न्स एंड रिमेंबर इन्फॉर्मेशन फॉर एन एग्जाम, है ना। जैसे कि मान लीजिए अटेंशन, यानी कि आप एक जगह पर आप ध्यान दिए, जैसे कि मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पढ़ने के लिए क्या होता है कि आपका फोकस का बहुत जरूरी होता है। जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। यानी कि आपका माइंड में, आपका दिमाग में वो जो आप जो पढ़े हैं, वो नॉलेज आपका माइंड में चला गया, ठीक है ना। फिर जब आप एग्ज़ाम देने जब जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन जो आता है, तो फिर आप क्या करते हो, उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं। फिर आप याद करने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। फिर आप क्या करते हैं, रिमेंबरिंग करते हैं, यानी कि माइंड में आप कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है ना। जैसे कि आप अटेंशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप पढ़ने का समय क्या है कि आप अटेंशन दिए, है ना। फिर आप जो नॉलेज है आप उसको गेन कर लिए, है ना। यहाँ पर है ना, इन्वॉल्व इन गेनिंग एंड यूजिंग नॉलेज, यानी कि आप नॉलेज को आप गेन कर लिए, आप माइंड में वो नॉलेज आपके पास आ गया। फिर जब आप एग्ज़ाम देने जब जाते हैं, जैसा सवाल आता है उसके हिसाब से क्या करते हैं, आप रिकॉल करते हैं। तो फिर आप माइंड में कुछ ना कुछ आप प्रोसेसिंग करते हैं, यानी कि रिमेंबरिंग करते हैं ना, जो कि आपका मेमोरी है। जब आप प्रोसेसिंग जब करते हैं, जब आप माइंड के थ्रू कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं, है ना, जब आप उसको रिकॉल करते हैं, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो ये काम आपका कहाँ होता है, आपका
माइंड में होता है, यानी कि मेंटल में होता है ना। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल प्रोसेसिंग। और इस स्पेसिफिक एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। जब आप माइंड को स्टडी करते हैं, जब आप मेंटल प्रोसेसिंग को स्टडी करते हैं, तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है। फिर आपका दूसरा जो एरिया हो गया, यानी कि दूसरा आपका जो ब्रांच हो गया, आपका हो गया बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। अब ये क्या है? दिस ब्रांच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड द बॉडी। ठीक है, स्पेशली ब्रेन। और ये बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि जब आप बिहेवियर और बॉडी के रिलेशन को जब स्टडी करते हैं, तो ये आपका हो गया बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड द बॉडी। ये ब्रांच क्या करता है, जब आप स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड द बॉडी। यानी कि जब आप बिहेवियर और बॉडी का क्या रिलेशन है, जब आप इस चीज़ को जब स्टडी करते हैं, तो इस पार्टिकुलर ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। जैसे कि ब्रेन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, जीन्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल में हाउ डैमेज टू द ब्रेन अफेक्ट्स मेमोरी और इमोशन। यानी कि एग्जांपल के साथ, जैसे कि मान लीजिए आपका ब्रेन है ना, अगर ब्रेन में कहीं पर चोट लग गया, तो उस चोट की वजह से क्या होता है, आपका बिहेवियर बदल जाता है ना। जब आप स्टडी करते हैं बिहेवियर को लेकर और बॉडी को लेकर, है ना, कि बिहेवियर और बॉडी का क्या रिलेशन है ना, इस चीज़ को जब स्टडी करते हैं, तो इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। और तीसरा है आपका न्यूरो साइकोलॉजी। दिस ब्रांच स्टडीज हाउ द ब्रेन अफेक्ट्स बिहेवियर एंड मेंटल फंक्शन। यानी कि एक सिंपल भाषा में न्यूरो साइकोलॉजी का मतलब होता है कि जब आप ब्रेन के बारे में जब स्टडी करते हैं, जब आप ब्रेन को स्टडी करते हैं, जब हम लोग सिर्फ ब्रेन को स्टडी करते हैं, तो इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं सिंपल में न्यूरो साइकोलॉजी। लेकिन बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम लोग ब्रेन के साथ साथ हम लोग नर्वस सिस्टम को भी स्टडी करते हैं, हम लोग जीन्स को भी स्टडी करते हैं, हम लोग हार्मोन्स को भी स्टडी करते हैं। लेकिन न्यूरो साइकोलॉजी में सिर्फ हम लोग ब्रेन को स्टडी करते हैं। कुछ प्रभाव, जैसे कि मान लीजिए आपका ब्रेन में कुछ चोट लग गया है ना, जैसे कुछ बीमारी भी होता है, ब्रेन में बहुत सारा बीमारी होता है, या ब्रेन में कुछ आपका चोट लग गया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका बिहेवियर बदल जाता है ना। रिसर्चर्स यूज टेक्नोलॉजी सच एज ईईजी, पेट स्कैन, एफएमआरआई। ये जो ईईजी है, पेट स्कैन है, एफएमआरआई क्या है, ये आपका एक मशीन है जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रेन को स्टडी करते हैं। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि आपका ब्रेन है ना, तो ब्रेन के पीछे के जो हिस्सा में अगर आपको चोट लग गया, तो उस चोट की वजह से क्या होता है कि हो सकता है कि आपको कुछ पास्ट का कुछ मेमोरी आप भूल जाए, है ना, या फिर हो सकता है कि आपका जो बिहेवियर से बदलाव आ जाए। कभी कभी होता है ना कि आप, हो सकता है कि आपको ज़्यादा तकलीफ होगा बात करने में, या आपका बिहेवियर भी बदल सकता है। कभी कभी होता है ना कि जब ब्रेन आपका डैमेज हो जाता है, या ब्रेन में जब कुछ चोट लग जाता है, तो क्या होता है, हम लोग को पास्ट का कुछ मेमोरी याद नहीं होता है। तब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मशीन के सारे क्या करते हैं, हम लोग ब्रेन को स्टडी करते हैं, ताकि हम लोग पता कर सकें कि कौन से एरिया में चोट लगा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, आपका बिहेवियर में इन्फ्लुएंस हो रहा है, यानी कि आपका बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया, वाई ए पर्सन में हैव स्पीच प्रॉब्लम आफ्टर ए ब्रेन इंजरी। मतलब कि कभी कभी जब किसी इंसान को जब ब्रेन में जब चोट लग जाता है, तो उसको स्पीच में कुछ प्रॉब्लम होता है कि वो ठीक से बात नहीं कर पाता। कभी कभी होता है ना, जैसे कि मान लीजिए आपके पीछे का ब्रेन के हिस्सा में चोट लग गया, तो आपको बात करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। जैसे आप नॉर्मल जो बात करते हैं वैसे कर नहीं पाएंगे। हो सकता है कि जब आप बात करेंगे तो आपको दर्द होगा, या फिर जब आप बात करेंगे तो हो सकता है कि आप ठीक से बात करने में आपको प्रॉब्लम आएगा। तो ये सब क्यों होता है? मे बी आपका ब्रेन में कहीं ना कहीं पर चोट लग गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको बात करने में या कोई भी चीज़ करने के लिए क्या हो रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना। है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, अब ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है? दिस ब्रांच स्टडीज द चेंजेस दैट अकर थ्रू आउट ए पर्सनस लाइफ फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। ये डेवलपमेंटल का मतलब से आप समझ गए होंगे, डेवलपमेंट यानी कि विकास। किसका? आपका विकास, यानी कि जन्म से लेकर बुढ़ापे तक। ये एक आपका समय होता है। डेवलपमेंट क्या होता है कि समय समय में क्या होता है कि आपका विकास होता है। जब आप पैदा होंगे और पैदा से लेकर मृत्यु तक जो भी विकास होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। यानी कि जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका सोच में, आपका इमोशन में, आपका रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आपका डेवलपमेंट होगा, कुछ ना कुछ आपका परिवर्तन होगा, है ना। जैसे कि आपका फिजिकल ग्रोथ, जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका जो बॉडी है, फिजिकल जो बॉडी है, उसका भी ग्रोथ होगा, उसका भी बढ़ोतरी होगा।
फिर आपका थिंकिंग एबिलिटीज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 12 साल में जैसा आप सोचते थे, हो सकता है कि अब अडल्ट के बाद में आप वैसा नहीं सोचेंगे, हो सकता है कि बहुत परिवर्तन आ सकता है, हो सकता है कि जैसा 12 साल की उम्र में जिस तरह आप सोच रहे थे अडल्ट के बाद, अब ऐसा नहीं सोचेंगे क्योंकि आप ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका डेवलपमेंट हुआ, यानी कि आपका विकास हुआ है, ठीक है ना। फिर आपका इमोशन, बच्चा में क्या होता है कि जब हम लोग खिलौना नहीं मिलता तो हम लोग रोते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो फिर आप खिलौना खिलौना के लिए आप नहीं रोते। क्यों नहीं रोते हैं? क्योंकि आपका इमोशन मेच्योर हो गया, आपका इमोशंस इम्प्रूव हो गया, यानी कि स्ट्रांग हो गया। क्योंकि आपको पता है कि बच्चा में तो लोग खेलता है खिलौनों से, लेकिन जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो फिर आपको क्यों खेलना है ना, फिर आपका कुछ दूसरा आपका कुछ इंटरेस्ट हो जाता है। तो ये क्या हुआ, आपका डेवलपमेंट हुआ आपका इमोशन का, ठीक है। और मोरालिटी मतलब कि जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप एडल्ट हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपको सही क्या है, गलत क्या है, उसका भी आपको समझ आ जाता है। क्या गलत है, क्या सही है, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक सिटीजन को, एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए उसको क्या करना पड़ता है। तो ये आपका मोरालिटी हो गया है कि आपको सोसाइटी में आपको कैसा रहना है, कैसा नहीं रहना है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। जब आप डिफ्रेंशिएट करने लग जाते हैं, जब आपको अंतर करने आप कर लेते हैं, जब आपको पता चल जाता है क्या सही क्या गलत है, तो वो आपका मोरालिटी हो गया है ना। फिर आपका सोशल रिलेशनशिप, फिर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो फिर आपका सोशल रिलेशनशिप भी आपका बदलेगा, डेवलपमेंट होगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल्स आपका हो गया, हाउ ए चाइल्ड थिंकिंग डिफर फ्रॉम एन एडल्ट थिंकिंग। जैसे कि बच्चे में क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसका सोच अलग होता है, जब आप बड़े हो जाते हैं तो उस समय आपका सोच आपका अलग हो जाता है। तो ये क्या हुआ कि अंतर हुआ, पहले आप बच्चा में किस तरह सोचते थे, अब आप जब एडल्ट हो गए तो फिर आप कैसे सोचते हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ ज़मीन आसमान का आपका फ़र्क होता है, क्योंकि एडल्ट में क्या होता है कि आप ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं, आप ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं ना, कि क्या सही है क्या गलत है ना। फिर आपका हो गया सोशल साइकोलॉजी। ये क्या करता है, देखिए इस पर हम लोग क्या स्टडी करते हैं। दिस ब्रांच स्टडीज़ हाउ पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल एंड सोसाइटी। ये वो ब्रांच है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं कि समाज में कैसे समाज की वजह से एक इंसान का जो माइंड है उसको इन्फ्लुएंस करता है ना। जैसे कि हम लोग क्या एक समाज में रहते हैं ना, तो जैसे कि मान लीजिए आप एक सोसाइटी में, आप एक कम्युनिटी में हैं, तो कम्युनिटी की वजह से क्या हो रहा है कि आपका आप में क्या प्रभाव आ रहा है ना, कि कैसे दूसरा लोग, कैसे समाज, कैसे सोसाइटी आपको इन्फ्लुएंस करता है, कैसे आपको प्रभाव करता है ना। जैसे कि आपका हो गया एटीट्यूड, है ना। जैसे कि आपका एटीट्यूड, मान लीजिए समाज में बहुत सारा एटीट्यूड रहता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि आप में क्या प्रभाव हो रहा है। फिर आपका हो गया कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप समाज के हिसाब से जब बनने की कोशिश करते हैं ना, जब आप समाज के हिसाब से, जैसे कि समाज का बिलीफ सिस्टम, समाज का थॉट, समाज का जो तरीका जो होता है सोचने समझने का, जब उसको मैच करने का कोशिश करते हैं, वो आपका हो गया कन्फर्मिटी। और ओबीडियंस क्या है कि जो आपका समाज है, जो आपका कम्युनिटी है, जो सोशल एक्टिविटी होता है, तो वहाँ पर आपको ओबीडियंट रहना पड़ता है, यानी कि आपको ओबे करना पड़ता है ना। जैसे कुछ नियम होता है कि एक सोसाइटी, एक समाज है, तो वहाँ पर कुछ आपका कुछ कानून होता है, तो आपको उस कानून को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया ओबीडियंस, ठीक है। और अट्रैक्शन, यानी कि हम लोग समाज में, सोसाइटी में हैं, तो इसमें भी क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन होगा ही होगा, क्योंकि आप एक सोसाइटी में, आप एक कम्युनिटी में। तो कम्युनिटी में क्या होता है कि कहीं ना कहीं किसी के वजह से आप अट्रैक्ट तो होंगे ही होंगे, है ना। और प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप किसी को बिना सोचे समझे आप किसी को जज करने जब लग जाते हैं ना, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, आप उस इंसान को जज करने लग जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं ना। तो अगर मान लीजिए सोसाइटी में कोई इंसान, कोई इंडिविजुअल्स अगर कुछ गलत करता है, तो आपको नहीं पता है वो गलत है कि सही है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, आप उसको जज करने लग जाते हैं। क्योंकि ये हम लोग का एक माइंडसेट ऐसे बना होता है कि बिना कुछ सोचे समझे हम लोग किसी के प्रति में भी हम लोग कुछ ना कुछ धारणा बना लेते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजुडिस। और एग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, जब किसी को आप छवि पहुंचाते हैं ना, किसी को हार्म करते हैं, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली, वो आपका एग्रेशन हो गया। जैसे कि एग्जांपल के हिसाब से, वाई पीपल फॉलो द बिहेवियर ऑफ ए ग्रुप। कभी कभी होता है ना, जैसे कि मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट है, आप विद्यार्थी है ना, तो आप विद्यार्थी लोग का एक कॉमन एक इशूज़ होगा कि जैसे क्लास में 60 बच्चा है ना, तो बहुत सारा बच्चा लोग अगर डिस्कस करेगा कि तुम 10th के बाद क्या लेगा, अगर मान लीजिए 80% बोलेगा हम साइंस लेंगे, तो उससे क्या होता है कि जिसको साइंस लेने का नहीं होगा वो भी क्या होगा, उस ग्रुप को फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि ये वहाँ मेजोरिटी है।
तो वैसे ही क्या, वाई पीपल फॉलो द बिहेवियर ऑफ ए ग्रुप, जब कोई सोसाइटी में, जब किसी कम्युनिटी में जब कोई इंडिविजुअल रहता है तो मैक्सिमम क्या करता है कि उस चीज़ को फॉलो करता है। फिर आपका हो गया क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। ठीक है, अब ये क्या करता है, हम लोग कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेडिशन के बारे में स्टडी करते हैं कि कैसा, किस तरह कल्चर, एक ट्रेडिशन, एक परंपरा, एक बिलीफ सिस्टम, एक विश्वास आपका माइंड को इन्फ्लुएंस करता है, आपका माइंड को प्रभाव करता है ना। दिस ब्रांच स्टडीज हाउ कल्चर इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशन। मतलब कि क्रॉस कल्चरल क्या है कि हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हम लोग जब बात आता है ट्रेडिशन का, जब बात आता है कल्चर का, जब बात आता है बिलीफ सिस्टम का, जब बात आता है किसी परंपरा का, तो उसके वजह से अगर आपका माइंड में, थॉट्स में, इमोशंस में कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ऐसा ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, कल्चरल साइकोलॉजी। ठीक है, एक एग्जांपल के हिसाब से अगर हम लोग कोशिश करें तो डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड अमेरिकन वेज ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग। जैसे कि अमेरिका का जो कल्चर है वो आपका अलग है, और इंडिया का कल्चर भी आपका मतलब अलग है। अमेरिका में अधिकतर लोग का जो पहनावटी है वो बहुत जेंटल टाइप का है, यानी कि बहुत ही मॉडर्न टाइप का है। लेकिन जो भारत में जो रहते हैं उनका जो कल्चर है वो बहुत अलग है, यानी कि इंडियन कल्चर आपका अलग है, अमेरिका का जो कल्चर वो भी आपका अलग है। तो यही आपका क्या होता है कि कल्चरल साइकोलॉजी, किस तरह इंडिया एक अपना एक परंपरा फॉलो करता है, अपना ट्रेडिशन फॉलो करता है, अपना एक बिलीफ सिस्टम फॉलो करता है, और किस तरह आपका अमेरिका लोग भी अपना एक रिलीजन को फॉलो करता है, अपना ट्रेडिशन को फॉलो करता है। तो यही आपका क्या हुआ, डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड अमेरिकन वेज। ठीक है, फिर आपका हो गया इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच स्टडीज हाउ द फिजिकल इन्वायरमेंट अफेक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर। हम लोग इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, तो इन्वायरमेंट की वजह से अगर माइंड में कुछ आपका परिवर्तन हो रहा है, कुछ आपका बिहेवियर में कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसा ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। जैसे कि आपका हो गया टेम्परेचर हो गया, पॉल्यूशन हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, नेचुरल डिजास्टर। टेम्परेचर यानी कि तापमान है ना, गर्मी ठंडा, तो इसका वजह से भी क्या होता है, आपका बिहेवियर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। फिर आपका पॉल्यूशन, पॉल्यूशन जैसे कि आपका एयर पॉल्यूशन हो गया, आपका साउंड पॉल्यूशन हो गया, है ना। फिर आपका हो गया नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि आपका जो डिजास्टर होता है, जैसे कि आपका हो गया अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, है ना। कभी कभी बाढ़ आ जाता है, तो बाढ़ का वजह से क्या होता है कि आपका बिहेवियर भी बदल जाता है ना। जैसे कि मान लीजिए एक गांव है, एक गांव में बाढ़ आ गया तो बहुत बहुत सारा झोपड़ी आपका बह गया, तो उसके वजह से क्या होता है कि आपको सैड फील होगा, आपका जो बिहेवियर है वो भी आपका बदल जाएगा, है ना। पहले खुशी का माहौल था, फिर बाढ़ आ गया तो झोपड़ी सब बह के चला गया, तो फिर आप उदास हो गए। तो नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी क्या होता है कि हाँ, जो ह्यूमन बिहेवियर है वो भी उसको भी अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से, वाई पीपल बिकम इरिटेटेड ड्यूरिंग वेरी हॉट वेदर। जैसे कि मान लीजिए गर्मी का मौसम है ना, जैसे कि अभी का जो मौसम जो चल रहा है, गर्मी के मौसम में क्या होता है कि बहुत सारे लोग इरिटेट हो जाते हैं, है ना, क्योंकि पसीना आता है। अब बहुत लोग ऑफिस में काम करने भी जाते हैं, बहुत लोग बाहर जाते हैं, तो बाहर का जैसा वेदर है उसके वजह से क्या हो रहा है कि आप इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो काम है नॉर्मल हो नहीं पाता है, क्योंकि एक जगह से दूसरा जगह जाने में बहुत दिक्कत होता है, आप इरिटेट फील करते हैं ना। तो यही आपका इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी हो गया। ठीक है, फिर आपका हेल्थ साइकोलॉजी। अब हेल्थ साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम लोग जब हेल्थ के बारे में जब स्टडी करते हैं, है ना, दिस ब्रांच स्टडीज हाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट्स हेल्थ एंड इलनेस। जैसे कि आपका स्ट्रेस, जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपका हेल्थ में क्या प्रभाव आता है ना। आपका हो गया एंग्जाइटी, जब आप फ्यूचर के बारे में जब ज़्यादा सोचते हैं, जब ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, जब ज़्यादा आप डरते हैं, तो एंग्जाइटी की वजह से भी क्या होता है कि आपका हेल्थ में कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ होता है ना। फिर कॉपिंग, यानी कि आप किस तरह आप एंग्जाइटी को डील करते हैं, किस तरह आप स्ट्रेस को डील करते हैं, और जो आप मेथड को जो इस्तेमाल करते हैं वो आपका कॉपिंग हो गया। फिर आपका हो गया डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, यानी कि हेल्थ साइकोलॉजी में क्या होता है कि एक डॉक्टर पेशेंट का भी एक रिश्ता होता है कि डॉक्टर आपको एक अच्छा गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा मरीज को, है ना। कि अगर कोई इंसान, कोई इंडिविजुअल अगर स्ट्रेस ले रहा है तो डॉक्टर उसको समझाएगा कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। एग्जाइटी को, फ्यूचर को लेकर बहुत कोई एंग्जाइटी होता है ना, तो ऐसा चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्थ साइकोलॉजी। जब 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 कोई इंडिविजुअल को जो हम लोग स्टडी करते हैं, जब हम लोग हेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं, तो ऐसा एरिया को, ऐसा ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्थ साइकोलॉजी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि आपका हो गया हाउ स्ट्रेस कैन इंक्रीज ब्लड प्रेशर। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेगा, तो उस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आपका बढ़ जाएगा, है ना, और जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है ना।
फिर आपका हो गया अगला जो ब्रांच है आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द कॉजेज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम लोग कारण को ढूंढते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जब फिर हम लोग क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, है ना, ताकि हम लोग उसको अच्छा से पहचान सके, समझ सके कि आपका क्या प्रॉब्लम है। फिर जब हम लोग प्रॉब्लम को जब समझ जाते हैं तो उसके हिसाब से फिर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको क्योर करते हैं, ताकि फिर फ्यूचर में आपको वैसा प्रॉब्लम दोबारा आपका ना हो, है ना। जैसे कि आपका एंग्जाइटी, है ना, तो अगर किसी इंसान को अगर एंग्जाइटी है तो एंग्जाइटी का कारण क्या है, हम लोग पहले उसको ढूंढेंगे। फिर हम लोग डायग्नोस करेंगे, यानी कि हम लोग पहचान करेंगे कि एंग्जाइटी किस तरह का है, मतलब कैसा एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी का अमाउंट क्या है, एंग्जाइटी का लेवल क्या है ना। फिर जब उसको डायग्नोस करेंगे फिर हम लोग उस एंग्जाइटी को क्या करेंगे, हम लोग ट्रीट करेंगे, ताकि जो इंडिविजुअल जो फेस कर रहा है एंग्जाइटी उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजी और हेल्थ साइकोलॉजी में क्या होता है कि कुछ अंतर होता है। हेल्थ क्या है कि हम लोग हेल्थ पर ध्यान देते हैं, और क्लिनिकल का मतलब क्या होता है कि हम लोग जड़ से लेकर एंड तक हम लोग काम करते हैं, उसका कॉजेस में हम लोग काम करते हैं, उसका फिर हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, फिर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, फिर हम लोग बचाव करते हैं ताकि फ्यूचर में फिर वैसा आपका डिजॉर्डर ना हो, है ना। जैसे कि डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होगा कि आपका तनाव, जब कोई इंसान बहुत तनाव ले लेता है, यानी कि मतलब इतना वो तनाव ले लेता है जिसका वजह से क्या होता है कि उसका जो नॉर्मल जो टास्क है वो आपका हो नहीं पाता है। तो डिप्रेशन क्या हो गया, बहुत सीवियर आपका बीमारी है ना, मेंटल बीमारी है, जो कि पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को डिप्रेशन हो गया है तो उसका वजह क्या है। फिर हम लोग क्या करेंगे, उस वजह को ढूंढेंगे, फिर हम लोग डायग्नोज करेंगे कि डिप्रेशन कौन सा लेवल का है ना। फिर जब हम लोग इसको पता करेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे उस इंसान को, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, हम लोग प्रिवेंट करेंगे ताकि ये जो डिप्रेशन है फ्यूचर में दोबारा ना आए, है ना। फिर बहुत कोई ईटिंग डिसऑर्डर भी होता है, जैसे कि खाने पीने का समस्या है कि कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा है बिना कोई टाइम टेबल को फॉलो किए कुछ भी खा रहा है, फास्ट फूड का लिमिट ज़्यादा है ना, यानी कि उसका कोई टाइमिंग नहीं है, उसका कोई रूटीन नहीं है, यानी कि वो अपने हिसाब से जब मन तब वो खाते रहता है। फिर आपका हो गया सब्सटेंस यूज़, यानी कि जब आप कुछ, जैसे कि आप अगर सिगरेट आप कंज्यूम कर रहे हैं या फिर आप अल्कोहल का कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके वजह से अगर आपका जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस अब्यूज़। यानी कि जब आप अल्कोहल, जब आप कुछ ऐसा आदत जिसको आप कंज्यूम करते हैं और उसके वजह से क्या हो रहा है कि आपका माइंड में कुछ ना कुछ प्रभाव आ रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो वैसा हम लोग क्या बोलते हैं सब्सटेंस अब्यूज़। उसके वजह से क्या हो रहा है कि आपका हेल्थ में कुछ ना कुछ फ़र्क हो रहा है ना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका हो गया प्रोवाइडिंग थेरेपी टू ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। अगर कोई इंसान डिप्रेशन से गुजर रहा है तो डॉक्टर क्या करेंगे, साइकोलॉजिस्ट क्या करेंगे, उनको थेरेपी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो डिप्रेशन से बाहर आ जाए, ठीक है। फिर आपका आ गया काउंसलिंग साइकोलॉजी। दिस ब्रांच हेल्प पीपल डील विद एवरी डे लाइफ प्रॉब्लम्स। यानी कि काउंसलिंग साइकोलॉजी क्या करता है कि जैसे कि हम लोग का जो डेली लाइफ का जो प्रॉब्लम होता है उसको डील करता है ना, कि जो छोटा मोटा जो प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आपका हो गया कुछ पर्सनल इश्यूज, स्ट्रेस हो गया, है ना। पर्सनल इशू जैसे कुछ समस्या, आपका कुछ निजी समस्या, उसके वजह से अगर आपका लाइफस्टाइल में कुछ फ़र्क हो रहा है तो वहाँ पर बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपका काउंसलिंग करेंगे, है ना। वो क्या करेंगे, वो डील करेंगे कि आपका क्या समस्या है, जो छोटा मोटा जो समस्या होता है, जैसे कि आपका स्ट्रेस हो गया, करियर डिसीजन, यानी कि अगर कोई बच्चा है, कोई विद्यार्थी है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको कौन सा करियर लेना चाहिए, तो वहाँ पर भी क्या करेंगे, जो काउंसलिंग जो जो काउंसलर जो रहेंगे वो आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव आपको तरीका बताएंगे कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा, है ना। फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम, अगर कोई रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे फैमिली का हो, चाहे इंडिविजुअल का हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप जो होता है, अगर उसमें कोई समस्या होगा तो वहाँ पर क्या करेंगे, जो काउंसलर जो होते हैं वो डील करेंगे, आपका जो समस्या है रिलेशनशिप को लेकर उनको क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, है ना। जैसे कि हेल्पिंग अ स्टूडेंट चूज ए करियर, जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है कि हमको क्या लेना चाहिए, तो जब आप काउंसलिंग जब आपका होगा तो वहाँ पर क्या हो, जो काउंसलर जो रहेंगे, जो वहाँ के जो साइकोलॉजिस्ट जो रहेंगे वो क्या करेंगे, आपको काउंसलिंग कराएंगे, मतलब करेंगे, आपको पहचानेंगे कि आपका स्ट्रेंथ कहाँ पर है, और उसके थ्रू क्या होगा कि आपको एक अच्छा करियर आपको बता देंगे कि आपको इस करियर में आपको जाना चाहिए, है ना।
तो जब आपका काउंसलिंग होता है, जब छोटा मोटा इश्यूज़ को लेकर, जैसे कि पर्सनल इश्यूज़ हो गया, स्ट्रेस हो गया, करियर डिसीजन हो गया, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसा ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजी, है ना। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड ए साइकियाट्रिस्ट। बहुत लोग को लगता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट आपका एक है, लेकिन दोनों में आपका फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है उसको हम लोग जानते हैं। देखिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, हैज़ ए डिग्री इन साइकोलॉजी। जिसके पास साइकोलॉजी का डिग्री है वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। और साइकियाट्रिस्ट में हैज़ ए मेडिकल डिग्री MBBS प्लस स्पेशलाइजेशन। जिसके पास MBBS का डिग्री है और प्लस किसी चीज़ में वो स्पेशलाइज्ड है ना, वो आपका साइकियाट्रिस्ट होते हैं। प्रोवाइड्स साइकोलॉजिकल थेरेपी। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल थेरेपी देते हैं, ठीक है। और साइकियाट्रिस्ट प्रोवाइड्स थेरेपी एंड मेडिसिन। और साइकियाट्रिस्ट क्या करते हैं, वो थेरेपी के साथ साथ वो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा अंतर क्या है, कैन नॉट प्रेस्क्राइब मेडिसिन। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, है ना। लेकिन जो साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं कैन प्रेस्क्राइब मेडिसिन। जो साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं ना, क्योंकि उनके पास MBBS का डिग्री होता है, ठीक है ना। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास वो डिग्री नहीं होता है। उनके पास क्या कौन सा डिग्री है, साइकोलॉजी का डिग्री है, MBBS का नहीं है। तो यही आपका एक अंतर है, ठीक है। और अगला जो ब्रांच है आपका इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच स्टडीज बिहेवियर इन द वर्क प्लेस, ठीक है ना। मतलब ये वो ब्रांच है, ये वो एरिया है जहाँ पर हम लोग वर्क प्लेस को स्टडी करते हैं। जैसे कि आपका हो गया एम्प्लॉय सिलेक्शन, कि हम अपना वर्क प्लेस में कौन कौन सा एम्प्लॉय को हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, है ना, लेकिन सबका सिलेक्शन हो नहीं सकता है। मेरा जो कंपनी है, कंपनी का क्या डिमांड है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए क्या होता है, यहाँ पर भी साइकोलॉजी लोग काम करते हैं ना। तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ऐसा साइकोलॉजिस्ट लोग जहाँ पर वर्क प्लेस में स्टडी करते हैं, तो वैसे साइकोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। फिर आपका मोटिवेशन, बहुत सारे लोग थक जाते हैं, बहुत 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 लोग का एक गोल होता है कि डेडलाइन होता है, एम्प्लॉय लोग को दिया जाता है कि आपको डेडलाइन को पूरा करना है। तो बहुत लोग लेजी फील करते हैं, जो आत्मविश्वास होता है वो खो देते हैं। तो वहाँ पर फिर मोटिवेशन भी देना पड़ता है ना। फिर आपका बेटर वर्किंग कंडीशन, फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर कंडीशन कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है। सिर्फ काम करने से तो होगा नहीं ना, क्योंकि काम करने के लिए वो सुविधा भी चाहिए, वो मेथड्स होना चाहिए, वो तरीका होना चाहिए, वो सुविधा होना चाहिए, वो आपका एक होता है ना कि वो माहौल होना चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉय लोग हैं जो अच्छा से वो काम कर सकें, है ना। अगर मान लीजिए वहाँ पर जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पर अच्छा से AC नहीं होगा, अच्छा से कूलर नहीं होगा, टेबल नहीं होगा, चेयर नहीं होगा, एक अच्छा एक रूटीन नहीं होगा, टाइम टेबल नहीं होगा, तो वहाँ पर जितने लोग भी जो काम करेंगे वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो वर्क प्लेस में बहुत सारा कमी होता है, कमियाँ होता है, जिसको समझने का काम किन किन का होता है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का होता है, ठीक है। तो जब कोई साइकोलॉजी जब पर्टिकुलर एरिया में जब वो स्टडी करते हैं, तो वैसा स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, है ना। जैसे कि एग्जांपल के हिसाब से देखिए, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़। तो जो मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच का जो गैप है उसको भरने के लिए भी, भरने का भी कौन काम करता है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी काम करता है, ठीक है। जो गैप होता है बिटवीन द मैनेजर्स एंड द एम्प्लॉयज़, ठीक है। फिर आपका अगला हो गया आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच स्टडीज़ हाउ पीपल लर्न, यानी कि इट्स हेल्प इन डेवलपिंग टीचिंग मेथड्स, इम्प्रूविंग लर्निंग, सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम। यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि रिलेटेड टू एजुकेशनल। जब हम लोग पर्टिकुलर एक जगह में जब फोकस करते हैं, जब हम लोग स्टडी करते हैं रिलेटेड टू एजुकेशनल, रिलेटेड टू एजुकेशन, जैसे कि एक इंसान कैसे सीख सके, कैसे वो अपने स्किल को डेवलप कर सके, कैसे वो उसको सुविधा मिल सके, ताकि उसका जो एजुकेशन है वो और उसका मजबूत हो सके, है ना। जैसे कि आपका डेवलपिंग टीचिंग मेथड, एजुकेशन को पाने के लिए सिर्फ एजुकेशन ही काफ़ी नहीं है, टेक्निक होना चाहिए, मेथड्स होना चाहिए। अगर कोई इंसान को या बच्चा को कुछ किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई गैपिंग हो रहा है, तो उस गैप को भरना भी बहुत ज़रूरी है, तब वो एजुकेशन को
मतलब कंप्लीट होगा। जैसे कि आपका इम्प्रूविंग लर्निंग में हो गया कि वो अपना जो जो लर्निंग है वो कैसे उसको इम्प्रूव कर सके। फिर जो एजुकेशनल प्रॉब्लम जो होता है, क्योंकि जब कोई स्किल सीखता है, जब कुछ वो लर्न करता है, तो उस समय भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, तो उस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करने का जो तरीका होता है वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट लोग ही बोलते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए, जैसे कि फाइंडिंग बेटर वे टू टीच स्टूडेंट्स। जैसे कोई टीचर है, ठीक है ना, टीचर को काम सिर्फ ये नहीं होता है कि लेक्चर दे देना, पढ़ा देना। टीचर का काम ये भी होता है कि कौन सा विद्यार्थी को समझ में आया है और कौन से विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया है। अगर कोई विद्यार्थियों को समझ नहीं आया है तो हमको अपना मेथड को कैसे बदलना है ना, यानी कि फाइंडिंग बेटर वे टू टीच स्टूडेंट्स। फिर वो टीचर को क्या करना पड़ेगा कि दूसरा मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि बाकी सब जो नहीं समझे उनको समझ में आ जाए, है ना। तो वैसा चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी का हम लोग मदद लेते हैं। और ये वो ब्रांच है जहाँ पर एजुकेशन को डीपली स्टडी किया जाता है कि हम लोग एजुकेशन को बेटर कैसे कर सकें, इम्प्रूव कैसे कर सकें, और कौन सा मेथड को अपना सके ताकि इंसान, इंडिविजुअल्स, स्टूडेंट्स का जो लर्निंग है वो मजबूत हो जाए। ठीक है, फिर आपका आता है स्कूल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच अप्लाइज साइकोलॉजी इन स्कूल, जहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हो, वो पार्टिकुलर उस स्कूल में ही स्टडी करते, स्कूल को ही स्टडी करते। जैसे कि आपका हुआ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जैसे कि कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है, उसका थॉट्स कैसा है, उसका इमोशन कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका परसेप्शन कैसा है, वहाँ उस जगह पर काम करना है ना। फिर सोशल डेवलपमेंट, यानी कि उस इंसान का डेवलपमेंट कैसे हो सके एज ए सोशल के हिसाब से, है ना। फिर आपका इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि उस बच्चा का, उस इंडिविजुअल का हम लोग इमोशनल का डेवलपमेंट कैसे कर सके, है ना। क्योंकि इमोशन का भी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, उसका जो पढ़ाई है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपका इम्प्रूव नहीं होगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल के हिसाब से, जैसे कि आपका हेल्पिंग चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज। जैसे कि मान लीजिए जो स्कूल में जितने लोग बच्चे जो होते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो लोग पढ़ाई जो कर रहे हैं उन लोग को समझ में आ जाता है। तो वहाँ पर स्कूल साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, जो बच्चे को समझ में नहीं आया, ऐसे विद्यार्थी को कहीं पर अगर डिफ़िकल्टीज हो रहा है तो उसको इम्प्रूव करना है, उस बच्चे को जो समस्या है उस बच्चा का, उसको सॉर्ट आउट करना। पहले तो उस बच्चे का प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, फिर जो प्रॉब्लम जब फाइंड आउट हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। उसका जो डिफ़िकल्टीज जो हो रहा है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज, उसको कैसे हम लोग कम कर सकें। जब हम लोग स्कूल में जब हम लोग काम करते हैं, जब स्कूल को जब पार्टिकुलर चीज़ एरिया में जब हम लोग स्टडी करते हैं, जब हम लोग पार्टिकुलर स्कूल को जब स्टडी करते हैं, तो ऐसा स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूल साइकोलॉजी। ठीक है, फिर आपका हो गया स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। दिस ब्रांच यूजेस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, जब हम लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड जब हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे कि आपका हो गया बहुत सारे स्पोर्ट्स से होता है ना, जैसे कि प्लेयर हो गया, एथलीट्स हो गया, है ना। जैसे कि आपका मोटिवेशन हो गया, मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स है ना, जैसे कि बहुत सारा एथलीट्स को मोटिवेशन चाहिए कि तुम कर सकते हो। बहुत लोग एथलीट्स जो होते हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वीक होता है, तो वहाँ का जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो फाइंड आउट करते हैं कि उनका क्या वीकनेस है, फिर उस वीकनेस को फाइंड आउट करना, फिर उसको सॉर्ट आउट करना और उसको मोटिवेट करना, फिर कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना है। बहुत सारे एथलीट्स प्लेयर जो होते हैं स्पोर्ट्स में, उनका जो कॉन्फिडेंस वो भी लो हो जाता है ना, तो उनका कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करना और कॉन्सेंट्रेशन को भी और स्ट्रॉन्ग बनाना। फिर आपका रिड्यूसिंग एंग्जाइटी, जब कंपटीशन जब आपका होने वाला होता है तो बहुत सारे प्लेयर, बहुत सारे एथलीट्स लोग क्या होते हैं, उनको एंग्जाइटी आ जाता है, यानी कि डर आ जाता है, घबराहट आ जाता है कि उनको रिजल्ट का प्रॉब्लम होता है कि हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, मेरा जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होगा कि नहीं होगा। तो ये सब आपका एंग्जाइटी हो गया। तो इस एंग्जाइटी को भी कौन डील करता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट लोग डील करता है, ताकि एथलीट्स का जो एंग्जाइटी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना है ना, यानी कि प्लेयर्स को, एथलीट्स को मोटिवेट करना, कॉन्फिडेंस दिलाना, कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रॉन्ग बनाना। एग्जाम्पल, हेल्पिंग एथलीट्स टेक काम बिफोर ए कॉम्पिटिशन। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में क्या होता है कि अगर कोई एथलीट, अगर वो बहुत ही एंग्जाइटी फील कर रहा है, तो वहाँ का जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करेंगे, उस एथलीट्स को काम फील कराएंगे, है ना, यानी कि उनको मोटिवेट करेंगे कि डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपना बेस्ट दो, है ना। तो जब हम लोग
स्पोर्ट्स से रिलेटेड जब हम लोग कुछ स्टडी करते हैं तो ऐसा स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। और अदर इमर्जिंग ब्रांचेस, और भी बहुत सारा ब्रांचेस है जिसका अभी डेवलपमेंट हो रहा है, जिसका विकास हो रहा है, जिसका और इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे कि आपका एविएशन साइकोलॉजी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी ऑफ पायलट्स एंड एविएशन स्टाफ। फिर आपका हो गया स्पेस साइकोलॉजी, जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ एस्ट्रोनट्स। मिलिट्री साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इन आर्म फोर्सेस। फॉरेंसिक साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इन लॉ एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, है ना। रूरल साइकोलॉजी, बिहेवियर ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज। फिर आपका हो गया कम्युनिटी साइकोलॉजी, कम्युनिटी वेलबींग। फिर आपका हो गया साइकोलॉजी ऑफ वीमेन, वीमेन साइकोलॉजिकल इशूज़। बहुत सारा समस्या होता है ना, वुमेन्स का भी बहुत समस्या होता है, तो उसको डील करना, तो एक आपका अलग आपका एरिया बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी ऑफ वीमेन। फिर आपका आ गया पॉलिटिकल साइकोलॉजी, यानी कि पॉलिटिकल बिहेवियर एंड वोटिंग डिसीजन, है ना। तो ये आपका और भी ब्रांचेस है जो कि अभी डेवलपमेंट आपका मतलब चल रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, चलिए तब आज का जो टॉपिक है हम इसको ये एंड करते हैं। और ये बहुत ही लंबा टॉपिक रह गया, क्योंकि ब्रांचेस जो था बहुत आपका बहुत बड़ा ब्रांचेस था, ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है।